नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और इसमें हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। अब ये चरण जो 43 सीटें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम इन 43 सीटों का एक-एक करके हर सीट का आकलन प्रस्तुत करेंगे और हमारे साथ हैं प्रणाम इंडिया के संपादक प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। मैं प्रेम कुमार जी के बारे में अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं कि प्रेम कुमार जी झारखंड से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों को ये ताज्जुब हो सकता है प्रेम कुमार जी झारखंड की कैसे बात करेंगे। प्रेम कुमार जी की जमशेदपुर में रहे हैं लंबे समय तक और झारखंड से उनका लाइव कांटेक्ट आज भी है। इसलिए जमशेदपुर में जन्म भी हुआ है हमारा जी। जन्म हुआ है जी। तो इसलिए प्रेम कुमार जी बहुत मुफीद व्यक्ति हैं झारखंड के सीटों का आकलन करने के लिए, और मैं तो झारखंड में बैठा हुआ हूं जैसा आप लोग जानते हैं। तो प्रेम जी, पहले ये समझना चाहेंगे कि इन 43 सीटों का किस तरह से इसे आप देख रहे हैं। ये 43 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं। दरअसल 81 सीटें हैं, उनमें से 43 में चुनाव 13 तारीख को है और 20 तारीख को बाकी 38 सीटों में चुनाव है। और अगर मैं थोड़ा और दर्शकों को साफ कर दूं कि ये जो सीटें 43 आ रही हैं ये कोल्हान इलाके से हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर से हैं और पलामू से। बाकी जो उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल है वो 20 तारीख को वहां चुनाव होगा, वो 38 सीटें। जी प्रेम जी, आप कैसे इन सीटों के महत्ता को देखते हैं? जी देखिए, इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक समझना पड़ेगा कि जो 43 सीट्स हैं, ये 43 सीट्स में पिछली बार बाकी दलों ने कैसा परफॉर्म किया था और क्यों परफॉर्म किया था और उस सीट का नेचर क्या है जहां उसने परफॉर्म किया था। इसको जैसे ही हम समझते हैं हमें इसका इंपॉर्टेंस पता चल जाता है। वो 43 सीट्स में हम ये देखें कि 17 आउट ऑफ 43 17 सीट्स जेएमएम ने जीती, 17 सीटें, और कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें जीती। तो 17-8 25 हो जाती हैं और एक आरजेडी की भी थी सीट, 25 से 26 हो जाती हैं। इसके अलावा एक एनसीपी ने जीती थी, एक दो निर्दलीय ने जीती थी, इस तरह से 28-29। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास सिर्फ 13 सीट इस 43 सीटों में है, 43 में 13 है। तो इससे मतलब क्या निकलता है कि बीजेपी के पास अपार संभावना है अपनी टैली को आगे बढ़ाने का, और इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए कम है। यहीं पर सत्ता की लड़ाई भी। एक चीज प्रेम जी और जोड़ दूं, जो कोल्हान इलाका है जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा ये इलाके, ये जिले आते हैं, इन 3 जिलों की 14 सीटें हैं और इसमें से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में बिग जीरो थी। तो ये एक बड़ा वो है, वो बिग जीरो थी। मैं अपने दर्शकों को सूचित कर दूं, हमारे साथ फैसल अनुराग जी जुड़ गए हैं, झारखंड के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक हैं। वो भी हमारे इस सीटवार आकलन में शामिल हैं। तो फैसल जी, आपका स्वागत है। तो एक तो कोल्हान में 14 सीटों में 12 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती थी, एक सीट कांग्रेस ने जीती थी और एक सीट निर्दलीय सरयू राय ने जीती थी। लेकिन वो सीट इसलिए महत्वपूर्ण है, सरयू राय आप कह सकते हैं आज की तारीख में एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हालांकि वो पुराने भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने इस राज्य के भाजपा के मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय के तौर पर हटाया था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के 14 सीटों में भाजपा का बिग जीरो था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने चंपई सोरेन को तोड़ने का काम किया है कि चंपई सोरेन अगर आएंगे तो कोल्हान के टाइगर कहे जाते हैं वो, तो उनकी सीटों में शायद वो इजाफा करेंगे। इसके अलावा एक चीज और देखने की है प्रेम जी, और फैसल जी अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो आप जरूर टोक दीजिएगा मुझे, कि आप देखिए कि 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में दांव पर लगी हुई है। अर्जुन मुंडा की पत्नी पुटका से लड़ रही हैं, रघुवर दास जो उड़ीसा के गवर्नर हैं, उनकी पुत्रवधू
जमशेदपुर ईस्ट से लड़ रही हैं, चंपई सोरेन खुद लड़ रहे हैं सरायकेला से, और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा वहां से लड़ रही है जगन्नाथपुर से। तो 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों, और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनमें से सारे शिबू सोरेन को छोड़ दें तो सारे भारतीय जनता पार्टी में। जी जी। और इस 43 सीट्स में ये देखें तो 20 सीटों पर एसटी के लिए सुरक्षित सीटें हैं और 6 हैं जो एससी के लिए। तो हम जो पूरी गणना बता रहे थे कि जेएमएम के पास 17 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 8 सीट हैं, एक आरजेडी के पास है 17, 8, 25, एक 26। तो ये जो 26 सीट है 43 में, उसमें आप एसटी की 20 सीटें हैं और मोटे तौर पर पूरे फिगर में 28 सीटों में 26 तो इंडिया गठबंधन के पास है। तो आप ये समझिए कि इस पूरे आंकड़े में, पहले चरण के आंकड़े में अधिसंख्य सीटें जो एसटी सीट हैं वही आंकड़ा बढ़ा रही हैं जेएमएम का या इंडिया गठबंधन का। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब उसमें कोल्हान का की जो 14 सीटें हैं उसमें एक सीट सरयू राय छोड़ के बाकी सारी सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती थी। तो ये इसका महत्वपूर्ण पहलू है कि 43 में कोल्हान सबसे महत्वपूर्ण हो गया क्षेत्र के हिसाब से, 14 में 13 या 14 में 14 बोलिए उस तरह से, और एसटी के भी ख्याल से ये इसका महत्व हो गया। अब आपने जो बात कही कि चंपई सोरेन जी को ला करके बीजेपी ने इस गढ़ में सेंधमारी करने का प्रयास किया है, सेंधमारी करने का जरूर प्रयास किया है। और मोटे तौर पर चंपई सोरेन जी ने 3 सीटें बीजेपी से ली, एक अपने लिए, एक अपने बेटे के लिए, एक और अपने साथी के लिए, 3 सीटें ली हैं। जी जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये जो कोल्हान की सीटें हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ। आप बात करते रहिए, मैं दर्शकों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि कौन सी सीटें हैं। हाँ, इसमें आप जैसे देखिए बहरागोड़ा में इस बार समीर मोहंती को जेएमएम ने रिपीट किया और वहां से कुणाल सारंगी जो पहले बीजेपी में थे और बहुत पहले जेएमएम में थे, वापस जेएमएम में आ गए। तो यहाँ पर बहरागोड़ा का जो समीकरण है उस वजह से उनके जेएमएम थोड़े और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि बीजेपी में सेंधमारी कर ली। घाटशिला में आप देखेंगे कि बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला, तो जेएमएम ने हालांकि रामदास सोरेन को टिकट दिया, मगर वहां बीजेपी के जो उम्मीदवार होते थे वो उठ करके जेएमएम में चले आए, क्योंकि बाबूलाल सोरेन को लोग वहां पचा नहीं पा रहे हैं, बीजेपी के लोग खास करके। तो ये वहां मैं दर्शकों को बता दूं कि बाबूलाल सोरेन चंपई सोरेन के बेटे हैं। जी जी बिल्कुल जी, ये जानना जो सीट जरूरी है। जी, कोटका की जो सीट है, यहाँ भी आपको देखिए बगावत देखने को मिली। हालांकि बीजेपी ने समझा बुझा लिया, ये संजीव सरदार जेएमएम से है, मीरा मुंडा को टिकट मिला, अर्जुन मुंडा की पत्नी को, तो वहां जो मेनका सरदार थी नाराज हुई, उनको मनाया गया। लेकिन फिर भी ये अंदर की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। खास करके चंपई सोरेन के इर्द गिर्द ये लड़ाई बढ़ गई है, क्योंकि चंपई सोरेन का कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से रहा है कि वो हमेशा से बीजेपी ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, हर जगह, चाहे पश्चिम से मुंह ले लीजिए, पूरब से, जहां भी उनका प्रभाव है वो उस तरह से लड़े। अब चंपई सोरेन को अडॉप्ट नहीं कर पा रही बीजेपी, तो इसका असर जो है इन सीटों पर भी दिखेगा। अब मान लीजिए जैसे जुगसलाई है, जुगसलाई में ये एक बात जरूर है कि अगर बीजेपी का वोट आजसू को ट्रांसफर होता है, ये कंडीशनल है, अगर बीजेपी का वोट आजसू को ट्रांसफर होता है तब आजसू जीत भी सकती है, क्योंकि बीजेपी का वोट माने रखता है। और जेएमएम लेकिन अभी एमएलए है और वहां मजबूती से लड़ रही है, तो ये जुगसलाई की सीट कांटे की टक्कर हम कह सकते हैं, लेकिन ये कंडीशनल है कि वो बीजेपी जीत भी सकती है, जुगसलाई का जहां तक उनको ये है। जमशेदपुर पूर्वी में आप देखिए डॉक्टर अजय कुमार आने से कांग्रेस की स्थिति थोड़ी गंभीर जरूर लगती है, कंटेस्ट में लगती है, लेकिन कांग्रेस पहले के चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इवन गौरव वल्लभ ने तो नाक कटा दी थी कांग्रेस की, तीसरे नंबर पर आए थे, सरयू राय ले गए थे सीट, और रघुवर दास की और खास करके बीजेपी की तो ये लंबे समय से सीट रही,
बीजेपी उसको बचा कर रखती थी, तो जीतती आई थी। इस बार पूर्णिमा साहू को देने के बाद बीजेपी के भीतर का जो असंतोष है वो है। लेकिन एक बात ये भी है कि बीजेपी के भीतर पिछले चुनाव में ज्यादा असंतोष था। इस चुनाव में पैचअप किया है रघुवर दास ने और पूरी जी जान से वो लगे भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में कि एक अच्छा प्रत्याशी है। तो इस सीट को भी हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में कि कौन जीत रहा है, बहुत क्लोज कंटेस्ट में हम इसको मानते हैं। पश्चिम की सीट हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि सरयू राय नहीं जीत पाएंगे, बन्ना गुप्ता रिटेन करेंगे, ये हमें साफ दिखता है वहां की जो स्थिति है, परिस्थिति है उसके हिसाब से। और दूसरी बात है कि सरयू राय का ने अंदर से जमशेदपुर पूरब को हराने के लिए पूरी ठान रखी है कि रघुवर दास के परिवार को जीतने नहीं देंगे, तो वो अंदर से लड़ाई बीजेपी को हराने की कर रहे हैं। तो बीजेपी ने भी वहां बागी उम्मीदवार दिया हुआ है, अब वो भी अंदर की सेटिंग मानिए, बागी उम्मीदवार भी खड़ा है, विकास कुमार भी खड़े वहां, तो वहां पर सरयू राय भी हारेंगे और पूरब में रघुवर दास की बहू के लिए भी सरयू राय खतरा है। जी हाँ जी, फैसल जी आपका क्या कहना है कोल्हान को लेकर के, और खास तौर पे चंपई सोरेन की जो एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हुई है उससे कोल्हान में बीजेपी के प्रोस्पेक्ट पर क्या असर पड़े? क्या आपको लगता है कि 14 सीटों में इस बार ढंग से डंड डालेगी बीजेपी? मेरी समझ साफ है कि आदिवासी सीटों पर बीजेपी कोई असर डालने नहीं जा रही। इसका साफ कारण है कि जो मुद्दे थे 2014 से 2019 के बीच, वो मुद्दे खत्म नहीं हुए। जल जंगल जमीन का सवाल है। एक बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी जिस ढंग से हसदेव को छत्तीसगढ़ में काट रही है, कटवा रही है अडानी के थ्रू, अब उसके निशाने पर सरंडा का जंगल है जिसमें लौह अयस्क बड़ी संख्या में उपलब्ध है, बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। तो इस स्थिति में आदिवासियों ने ठान रखा है कि उनका जो जल जंगल जमीन का सवाल है, आदिवासी अस्मिता का सवाल है, 5वीं अनुसूची का सवाल है, वनाधिकार का सवाल है, ये उनके लिए बहुत ही, लैंड बैंक का सवाल है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और इन मुद्दों की बिल्कुल एक हवा सी है आदिवासियों के मन के भीतर, वो आपको दिखाई देगी वोट के रिजल्ट में। तो मेरी समझ से चंपई सोरेन के आने का कोई बहुत असर आदिवासी वोटों पर नहीं पड़ा है। हाँ, कुछ गैर आदिवासी वोटों पर जरूर उसका असर होगा, लेकिन आदिवासी झामुमो का जो अपना वोट बैंक है, आदिवासी, मूलवासी और अल्पसंख्यक वोट, ये एकजुट है और यह एक बहुत बड़ी ताकत हर क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। जी फैसल जी, एक टिप्पणी आपकी मैं जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट दोनों सीटों पर चाहूंगा कि आप दोनों वहां के कंटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्रेम कुमार जी जो बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूं। प्रेम कुमार जी ने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है, उसमें कुछ ठीक है। हमको लगता है बन्ना गुप्ता जीत जाएंगे। सरयू राय के विधानसभा में आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है बहुत ज्यादा। पूरब में भी अजय कुमार चूंकि जमशेदपुर में एसपी रहे हैं, वहां से एक बार सांसद भी रहे हैं, उनकी अपनी एक छवि है, तो बहुत क्लोज कंटेस्ट है। और उस क्लोज कंटेस्ट में भारतीय जनता पार्टी का जो एक बागी उम्मीदवार है, वो जो सीट जो वोट काटेगा वो उससे अजय कुमार को फायदा हो सकता है, ऐसी मेरी संभावना जी। और एक सवाल और कि जो मीरा मुंडा की सीट है पुटका, वो हार चुकी है, उनके बारे में चर्चा करना बेकार है। वो कोई प्रश्न, खुद अर्जुन मुंडा खरसावां से चुनाव हार चुके हैं विधानसभा, मीरा मुंडा नहीं आ रही है। एकदम बोलिए तो मैं लिखित रूप से आपको दे देता हूँ। चलिए, फैसल जी बहुत क्लियर हैं कि मीरा मुंडा नहीं आ रही है। नहीं, वहां सवाल ये है कि देखिए वो इलाका जो है भूमिज सरदारों का इलाका, और भूमिज सरदार किसी मुंडा के पक्ष में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए तमाड़ से चुनाव सिर्फ इसी आधार पर राजा पीटर से हार गए थे कि वो संथाल थे और एक मुंडा बहुल इलाके में वो मुंडा प्रतिनिधि उनको नहीं चुनाव जिताना चाहते थे। अर्जुन मुंडा खरसावां से मुंडा नहीं होने के कारण ही उन पर आरोप लगा कि वो आदिवासी नहीं है, वो तमड़िया है। उन्होंने बाद में अपने को घोषित किया है आदिवासी। वो खरसावां से चुनाव हारे हैं। तो मीरा मुंडा के चुनाव जीतने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। अगर वो जीत जाएंगी तो वो चुनाव आयोग और कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा कोई संभावना नहीं। जी, और एक सीट पर और आपका कमेंट चाहूंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। वो है घाटशिला की सीट, जहां रामदास सोरेन, 2 सीटें दरअसल, घाटशिला की सीट और खरसावां की सीट।
नहीं, घाटशिला में तो मुझे नहीं लगता है कि बाबूलाल सोरेन टक्कर देने की बहुत स्थिति में आएंगे। उन्होंने पैसा बांटा है, बहुत कुछ किया है, लेकिन जिस ढंग की सभाएं वहां जेएमएम ने की हुई हैं और जिस बड़े पैमाने पर आदिवासी आए हैं, देखिए आदिवासियों को दगाबाजी से बहुत ठेस लगती, और ये बात आज से नहीं है, ये बिरसा उल गुलाम के समय में से है। 5 रुपये में 5 आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के खिलाफ मुखबरी करके उनको गिरफ्तार करवाया था। आज तक आप जाकर देखेंगे कि उस 5 जो लोग मुखबिरी किए थे उनके परिवार को आज तक आदिवासियों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उनके यहाँ शादी ब्याह नहीं करते, उनको बाहर जाके शादी ब्याह करना पड़ता है। तो आदिवासियों के अंदर गद्दारी को लेकर एक बहुत दूसरे ढंग का बोध है, जिसकी कीमत चंपई सोरेन उनके बेटा को चुकानी पड़ेगी, और खरसावां में भी वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो फिर आगे कोल्हान में झामुमो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, माने इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। मतलब आपको लगता है कि 2019 को रिपीट कर सकता है इंडिया गठबंधन? हाँ, एक आध सीट इधर उधर, जैसे जगन्नाथपुर में थोड़ी एक समस्या आ रही है, क्योंकि वो जो सिंकू है कांग्रेस का कैंडिडेट, वो दरअसल मधु कोड़ा का आदमी है, और ये बात उस पूरे क्षेत्र में है कि ये मधु कोड़ा का डमी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ रहा है। तो वहां मंगल सिंह बोबोंगा जो झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी स्थिति उसकी तुलना में ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जैसी हमको सूचना वहां से मिली है। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि जगन्नाथपुर में एक निर्दलीय हो सकता है चुनाव जीते और वो गीता कोड़ा को चुनाव हरा दे। सिंकू को वो लोग मान रहे हैं कि हमारा ही आदमी है। झामुमो ने अपने 12 जिला स्तरीय नेताओं को अपनी पार्टी से इसी आरोप में निकाल भी दिया है कि वो लोग मंगल सिंह बोबोंगा के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुर को छोड़कर कोई ऐसी सीट नहीं है जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन कमजोर दिख रहा हो अभी तक। जी, तो अब इसके बाद खरसावां की बात हम लोगों ने मोटे तौर पर कर ली है, लेकिन ये ईचागढ़ जी, प्रेम जी। जी जी, देखिए ईचागढ़ की जो सीट है ये जेएमएम का गढ़ है, वहाँ उसके एमएलए भी हैं, और इस बार भी आजसू उनको टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। ये क्लियर कट सीट है ईचागढ़ की, जो जेएमएम जीतेगी। और आप खरसावां में भी वही हाल है, और सरायकेला तो आप जान ही रहे हैं, सरायकेला में चंपाई सोरेन के जीतने का सवाल ही नहीं उठता है। आज की बात कह रहे हैं, अमित शाह जी पहुंचे आदित्यपुर, अब वहां पर पैदल कोई भी आदमी सभा में नहीं गया है, जो भी पहुंचा है गाड़ी में पहुंचा है, और गाड़ी में 500-500 रुपया ले करके बैठा है और गाड़ी से ही पहुंचा है, और बहुत सामान्य सी भीड़। एक दिन पहले से चंपई सोरेन आदित्यपुर इलाके में घूम रहे हैं, और आदित्यपुर के लोग बोल रहे हैं कि इतने साल से हमने कभी चंपई सोरेन को आदित्यपुर में घूमते नहीं देखा। तो ये जो बात है ना, तो ये वो फीलिंग है जो नॉन आदिवासी वोटर जो हैं, जो आमतौर पर बीजेपी के वोटर इस इलाके में रहे हैं, उनको चंपई सोरेन पच ही नहीं रहे हैं। चंपई सोरेन बीजेपी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है। और अंदर खाने की खबर ये है कि चंपई सोरेन को बीजेपी के नेता, इवन सांसद भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भी हराने में लगे हुए हैं। आरएसएस के वहां जो प्रमुख है वो अग्रवाल साहब रहते हैं, वो भी उनके भीतर अंदर खाने नुकसान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के चंपई सोरेन के जीतने के दूर दूर तक आसार नहीं दिखते हैं। ये अब बाबूलाल जी की तो बात हो ही गई है, बाप बेटा दोनों हारेंगे, ये पक्का है। जी फैसल जी, आप क्या कह रहे हैं, सरायकेला में क्या होने वाला है? मैंने तो बता दिए प्रेम कुमार जी, बिल्कुल 100% वही बात मेरी भी है। जी, तो अब चलते हैं पूर्वी सिंहभूम पर। अजय राजन जी, मैं थोड़ा, कुछ गेस्ट आ गए हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं मुक्त हो जाऊं थोड़ा। जी जी, आप, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप फिर जुड़ जाइएगा एक बार। ठीक है, कुछ गेस्ट आए हुए हैं। जी 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 जी, प्रेम जी। जी जी, तो पश्चिमी सिंहभूम पर, पश्चिम सिंहभूम जो है, पश्चिम सिंहभूम में अभी जो थोड़ी देर पहले फैसल जी कह रहे थे, इकलौती सीट जगन्नाथपुर है जो कांग्रेस हार सकती है। अभी कांग्रेस के पास है पूरे पश्चिम और पूर्वी सीट में, अगर कोई सीट एंड इंडिया गठबंधन लूज कर रहा है, और थोड़े दावे से कहा जा सकता है कि वो लूज कर रहा है, तो वो है जगन्नाथपुर की सीट। ये पक्का है। बाकी जो
है आपको दीपक बिरुआ और गीता बालमोचू के बीच में टक्कर है, जोरदार टक्कर है चाईबासा में। और लेकिन फिर भी दीपक बिरुआ की छवि अच्छी है, इस वजह से एज है और जेएमएम अपनी सीट बचा सकती है। मझगांव में कोई चुनौती नहीं है, जेएमएम अपनी सीट आराम से बचाएगी। यानी कहने का मतलब है मनोहरपुर हो, चक्रधरपुर हो, इन जगहों पर जेएमएम कोई सीट लूज करने नहीं जा रही। और उसका बेसिक कारण वही है कि आदिवासियों के बीच जेएमएम की पॉपुलैरिटी आज भी सबसे ज्यादा है और वहां उसमें सेंधमारी नहीं हो पाई है। तो इकलौती सीट हम जगन्नाथपुरी देख रहे हैं पूरे कोल्हान बेल्ट में, जिसमें दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस वो सीट हार सकती है, लेकिन बाकी कोई सीट इतने दावे से हम नहीं कह सकते। जी। तो 14 सीटों में जो हम लोगों ने अभी बात की है, कोल्हान की सीटें थी। इन सीटों में बीजेपी को एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मिल सकती है तो वो जमशेदपुर ईस्ट की सीट की बात हो रही है कि शायद निकल जाए। हालांकि पश्चिम में जगन्नाथपुर भी जोड़ लीजिए, 2 सीटें। जगन्नाथपुर निर्दलीय है, जगन्नाथपुर निर्दलीय में बीजेपी की सीट की बात कर रहा हूं। और बाकी जो कुल मिलाकर के ऐसा दिख रहा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस कांग्रेस, पिछली बार इन्होंने 13 सीटें जीती थी, इस बार भी 12-13 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रेम जी छोटा नागपुर की तरफ, दक्षिणी छोटा नागपुर। और दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे पहले बात करते हैं खूंटी जिले की। खूंटी जिले में 2 सीटें हैं, तोरपा और खूंटी। खूंटी की जो सीट है वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इस समय ही नहीं, पिछले 5 बार 2000 से लेके अब तक नीलकंठ मुंडा इस सीट को जीतते रहे। और उनके भाई कालीचरण मुंडा इस बार वहां से कांग्रेस के टिकट पर सांसद है। पिछली बार भी वो लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर, लेकिन वो 1400 के करीब वोटों से अर्जुन मुंडा से हार गए थे। इस बार उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोटों से अर्जुन मुंडा को हराया है। और तोरपा की जो सीट है, यहां पर कोचे मुंडा ये भी सिटिंग एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इनको लेकर के भी मैं अभी कल खूंटी में बहुत समय मैंने गुजारा, खूंटी में और तोरपा में। मैंने तोरपा से एक लाइव भी किया था कल। तो ये दोनों सीटें, वहां का गणित अगर प्रेम जी आप मुझे अनुमति दे तो मैं थोड़ा बात करूं इस पर। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल खूंटी में और तोरपा में पूरा क्लियर पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन आदिवासियों और जनरल के बीच में, आदिवासी क्रिश्चियन हो या सरना हो, पूरी तरह से वो मुझे हर जगह, मैं मुरहू में गया, अंदर गांव में गया, तोरपा की तरफ, तोरपा वाली सड़क पे जब जाए तो वहां पर जिन लोगों से बात करें आप, जो खूंटी विधानसभा क्षेत्र है, खूंटी टाउन में अगर आप बात करेंगे तो खूंटी टाउन में जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो लोग तो बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये हमारी मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। और जो आदिवासी और मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम वहां बहुत ज्यादा नहीं है, 5% के आसपास, लेकिन आदिवासी बहुल जिला है। इतने ज्यादा आदिवासी झारखंड में किसी जिले में नहीं है। खूंटी जिला जो खुद में खूंटी सीट भी रिजर्व है और खूंटी सीट की सभी सीटें रिजर्व है। तो आप क्या देखते हैं खूंटी और तोरपा, ये दोनों सीटें पर किसकी जीत देख रहे हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूं कि अब एक फैक्टर और यहां देखने का है। वो फैक्टर ये है कि पिछली बार झारखंड विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी वो भी चुनाव में थी। और झारखंड विकास मोर्चा, दरअसल बाबूलाल मरांडी जब 2006 में भारतीय जनता पार्टी से निकले बाबूलाल मरांडी, उसके बाद उन्होंने पूरी लड़ाई अपनी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस के साथ खड़े होकर के, और फिर झामुमो के साथ भी रहे वो, लेकिन उनकी पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रही। उनका जो वोट है, जो उनकी पार्टी को वोट मिला है, मेरा अपना मानना है पूरे राज्य में वो वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा है। तो अब अगर कालीचरण मुंडा को इनको वहां के जो एमएलए हैं
मैं नाम नीलकंठ भूल मुंडा, जाता हूं। नीलकंठ मुंडा। नीलकंठ मुंडा की अगर जीत को आप एनालाइज करें 2000 से लेके 2019 तक, तो उनकी जीत इस वजह से नहीं हुई कि नीलकंठ मुंडा का जबरदस्त प्रताप है वहां पर। उनकी जीत इस वजह से हुई कि वोट बढ़ता रहा। कभी झारखंड पार्टी रही, झाविमो रही, कोई निर्दलीय ऐसा खड़ा हो गया आदिवासियों के बीच से जिसने वोट काट लिए, जेएमएम कांग्रेस अलग अलग खड़े हो गए। इस वजह से वहां पर पूरे आप डेटा देख लीजिए, उस डेटा में ये निकल के आएगा अगर ये पार्टियां एक साथ होती तो नीलकंठ मुंडा चुनाव नहीं जीत सकते। इस बार चूंकि जेवीएम सीन में नहीं है, जेवीएम, और मेरा मानना है कि पूरे राज्य में जेवीएम का वोट जो शिफ्ट होगा वो इंडिया गठबंधन की तरफ होगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। इक्का दुक्का बाबूलाल मरांडी का जो अपना वोट थोड़ा बहुत हो, उनका निजी कमिटमेंट उनके साथ, वो अलग बात है, लेकिन जो जेवीएम का वोट था वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। ऐसे में जो वहां पे मैंने पोलराइजेशन देखा आदिवासियों के बीच, मैं कई जगहों पे चर्चेज में, कल संडे था, मैं 2 चर्च में गया, वहां पर कई जो क्रिश्चियन बस्तियां हैं उनमें गया, टाउन में बहुत सारे लोगों से बात की, बस स्टैंड पे बात किया जहां लोग आने जाने वाले लोग होते हैं। यहां तक कि 2 ऐसे लोग मिले जिनका वोट खूंटी में था, एक आदिवासी और एक जनरल कास्ट का, जो इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे थे, उनसे बात हुई। तो जो जनरल कास्ट का था उसका कहना था, उसका कहीं चाईबासा में इलेक्शन ड्यूटी थी उसकी, उसका कहना था कि हम तो देखिए भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे, नीलकंठ मुंडा बहुत मजबूत हैं, लेकिन एक तो क्रिश्चियन पूरी तरह से, और ये मुस्लिम और दलित में भी एक बड़ा हिस्सा, दलित भी 5% है, 5% मुस्लिम्स है, ये दोनों पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को जा रहे हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात उनका कहना था मैया योजना का, ये रिकॉल मुझे हर जगह दिखाई पड़ा, आदिवासियों में नहीं, जनरल कास्ट में भी, और जनरल कास्ट के जो पुरुष हैं उनमें यह आशंका थी कि उनके घर की महिलाएं हेमंत सोरेन को वोट कर सकती हैं। अब ये कितना करेंगी, 5% होगा, 10% होगा, 20% होगा या नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन ये आशंका पुरुष मतदाता जो है वो जाहिर कर रहा है। तो एक बड़ा फैक्टर मैया योजना है, और मैया योजना की 3 किस्तें अधिकतर लोग, खूंटी में मैंने देखा कि उसकी कवरेज जबरदस्त है मैया योजना की। ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा हो कि हमें नहीं मिला, और जिसने कहा कि हमें नहीं मिला उसकी वजह उसने बताई मेरे पास राशन कार्ड नहीं था। तो राशन कार्ड नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि रिकॉर्ड चाहिए। तो ये एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर है जो नीलकंठ मुंडा को और कमजोर बनाता है। झारखंड पार्टी वहां पर इस बार है नहीं। तो ऐसे में अगर आप पिछले 2019 के वोटों को ही जोड़ दें, 2014 के वोटों को जोड़ लें, तो वहां पर इंडिया गठबंधन नीलकंठ मुंडा से आगे दिखाई देता है। उसमें आप ना सीएनटी का मामला जोड़ें, ना आप पत्थलगढ़ी का मामला जोड़ें, ना आप मैया योजना जोड़ें, इनका इम्पैक्ट है वो अलग है। उसके बावजूद उसको किनारे कर दें, तब भी खूंटी में इंडिया गठबंधन आगे दिखाई देता। पहली बात। तोरपा में अगर हम जाते हैं, कोचे मुंडा के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, जबरदस्त, पहली बात तो ये। और दूसरा जो ये पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन वहां भी तोरपा में भी जबरदस्त तरीके से है, और वहां हर कोई ये मान के चल रहा है कि कोचे मुंडा चुनाव हार रहे हैं। मैं बहुत ब्रीफ में ये चीज बता रहा हूं, और जो खूंटी में जो बातें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें हमें तोरपा में भी सुनने को मिली। तो खूंटी तोरपा का मामला ये, यहां मुझे लगता है दोनों सीटें, ये दक्षिणी छोटा नागपुर है, दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी लूज कर सकती है। जीत जाए तो पता नहीं, वो तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो ग्राउंड पर दिखाई दिया और जिसे आंकड़े भी सपोर्ट करते, इसमें वो हमें। फैसल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे खूंटी तोरपा पर, चूंकि आपकी बहुत पकड़ रही है उस इलाके में? नहीं, वो तो आप ठीक बोल रहे हैं। पिछली बार झाविमो की ओर से दयामनी बड़ला चुनाव लड़ रही थी, जिनको 22 या 24 हजार कुछ वोट आए थे, और वो इस समय नीलकंठ, ये क्या नाम है, सूर्या मुंडा के साथ प्रचार कर रही हैं। और वो तो है, लेकिन ये सरना कोड का भी वहां मामला बहुत जबरदस्त है, वनाधिकार कानून का भी मामला बहुत जबरदस्त है, और लैंड बैंक का मामला
उस इलाके में बहुत प्रभावी है। ये सब जी। चीज को मिलाकर वहां लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और इस बार 2019 की तरह नीलकंठ मुंडा के लिए राह बहुत आसान तो नहीं दिख रही है। ये नहीं, तो इसमें साफ। ये फैक्टर आप बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है कि जेवीएम सीन में नहीं है और झारखंड पार्टी जो इनोसेक्का की पार्टी थी, इनोसेक्का की गैर मौजूदगी में उसकी वो बात नहीं रह गई जो पहले थी, और वो है भी नहीं वहां पर। उसका असर तो पड़ेगा, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जैसे भारत आदिवासी पार्टी है, जी वो सब उन लोगों ने अपने कैंडिडेट कुछ इलाकों में खड़े किए हैं, लेकिन उन लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे वही हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूत बनाते हैं। तो इस जी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए आदिवासी सीटों पर बड़ी मजबूती दिखाई दे रही है। वहां ये वहां मेरा एक आदिवासी नौजवान ने चर्च के बाहर में बात, तो चर्च में भूल गया किस जगह पे था, वहां बात कर रहा था, तो उस नौजवान का ये कहना था कि अगर जनरल कास्ट वाले ये कह सकते हैं कि फूल को वोट जाएगा, तो मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तीर कमान को वोट जाएगा। तो ये बात उसने कहा कि हम क्रिश्चियंस क्यों नहीं कह सकते, हम आदिवासी ऐसा क्यों नहीं कह सकते, और यहीं से मुझे लगा कि पोलराइजेशन बहुत जबरदस्त है। देखिए, आदिवासी में इस बार सरना आदिवासी और ईसाई आदिवासी दोनों बहुत एकजुट हैं पूरे झारखंड में। जी इस तथ्य को समझना चाहिए। आदिवासियों में बहुत फूट नहीं है, जिस जो प्रचार किया जा रहा है कि चंपई सोरेन के आने से या झारखंड ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चलाने से वो घुसपैठिया और दूसरे ये सारी चीजें काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। हाँ। और हो रही हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। प्रेम जी, आप कोई कुछ जोड़ना चाहेंगे? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जी तिवारी जी, इसमें मूल बात यही है जो दिखती है कि बीजेपी हर जगह डिविजिव पॉलिटिक्स खेलती है, लेकिन झारखंड में खुल करके एंटी आदिवासी पॉलिटिक्स नहीं खेल पाई कभी, ना आज खेल पा रही है। इवन वो हेमंत सोरेन पर हमला करने से भी पूरे चुनाव प्रचार में बची है। वो घुसपैठिया का मुद्दा उठा ले, दूसरा मुद्दा उठा ले, लेकिन कोई भी एक भी उनका वक्ता स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलता नजर नहीं आया। इसका कारण ही यही है कि उनको डर आदिवासियों की गोलबंदी से है, और ये गोलबंदी धार्मिक आधार को खत्म करते हुए भी है, चाहे सरना के आदिवासी हो, चाहे ईसाई आदिवासी हो, जैसा फैसल जी कर रहे हैं। तो ये एक गोलबंदी जो है, इसकी काट बीजेपी खोज नहीं पाई है, और यही कारण है कि लास्ट आवर में भाई विमान लेट कर देना, सभा नहीं होने देना, ये जो कभी हेमंत सोरेन के साथ हुआ, आज कल्पना सोरेन के साथ हुआ, ये सब सारी चीजें हो रही हैं, मगर उनको काट नहीं दिख रहा। उन्होंने चंपई सोरेन भी बुलाकर देख लिया, सीता सोरेन भी बुलाकर देख लिया, लेकिन उसका नतीजा न लोकसभा चुनाव में सीता सोरेन के समय मिला और न विधानसभा चुनाव में मिलता दिख रहा है। इसका साफ कारण है कि चाहे अलग अलग कारणों से वो उन्होंने मुद्दे उठाए, उस कारण से, या एंटी इनकम्बेंसी नहीं के बराबर है इस कारण से, या हेमंत के जेल जाने की वजह से सहानुभूति फैक्टर है उस वजह से, या फिर सरना कोड बिल, सीएनटी एक्ट पर जोर देना, या बीजेपी का घुसपैठिया वाला या आदिवासी बेटी को ले जाने वाली बात कहना, इन सब के खिलाफ इसकी काट करने के लिए, यानी बीजेपी के नैरेटिव को नहीं घुसने देने के लिए और स्थापित नहीं होने देने के लिए जितनी मेहनत हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने की है, इस वजह से उन्होंने बीजेपी के ऐसे किसी प्रयास को विफल कर दिया है जो आदिवासियों की एकजुटता को तोड़ सके। ये इस चुनाव की यूएसपी है, बोलिए तो इसी वजह से चुनाव परिणाम आपको फाइनली ये चुनाव मैं जितना घूमा, कई जिलों में इस दौरान घूमा, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़ और हजारीबाग, आज इतने जिले आज तक मैं 3 दिन में किया मैंने। इन किसी जगह पर ये चुनाव को लेकर के कहीं ऐसा नहीं दिखा, इक्का दुक्का लोगों ने जरूर कहा कि बदलाव के लिए वोट करेंगे, किसी ने नहीं कहा कि बदलाव के लिए वोट करेंगे। इवन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक लोग रहे, उन लोगों ने भी इसकी संभावना से थोड़ा कम, जैसे जो बहुत ज्यादा होते हैं जरूर कहते हैं बदलेगी, अब भाजपा फूल की सरकार बनेगी, लेकिन इस तरह की चीज मोटे तौर पर आम तौर पर दिखाई नहीं दी। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा
फैसल जी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन का जबरदस्त एक इमेज है आदिवासियों के बीच में, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। 2019 के चुनाव में भी नहीं देखी थी, 2014 के चुनाव में भी नहीं देखी थी। हेमंत सोरेन आज की तारीख में न सिर्फ आदिवासियों में, वो टॉलेस्ट लीडर हैं झारखंड के इस समय। कोई बाबूलाल मरांडी उनके पास नहीं है। ये बात सही है। आज देखिए, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अधिकार पत्र जारी किया है, चुनाव घोषणा पत्र। उसमें शुरू में उन्होंने 4 बातें की हैं, और तो बहुत सारी बातें हैं। इसको अब गहराई से अगर हम समझेंगे तो इस चुनाव के पूरे परिदृश्य को समझ सकते हैं। पहला है उनका कि भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 और लैंड बैंक की नीति को हम रद्द करेंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझने की। दूसरा है कि भूमिहीनों, दलितों और गरीब किसानों के जीवन यापन के लिए जमीन का बंटवारा किया जाएगा, उनको जमीन दी जाएगी। जो ऑनलाइन भूमि दस्तावेज बनाए जा रहे थे और उसमें जो घोटाला किया गया है, जिससे आदिवासियों को बहुत नुकसान हुआ है गांव-गांव में, उसको दुरुस्त किया जाएगा और इसके लिए ग्राम सभा की सहमति ली जाएगी। ये ग्राम सभा की सहमति ली जाएगी, इसकी मांग बहुत लंबे समय से खूंटी अंचल के आदिवासी कर रहे हैं। इसको लेकर कई धरना, जुलूस, प्रदर्शन भी हुआ था। फिर पेशा कानून का उन्होंने सवाल उठाया है, 5वीं अनुसूची का सवाल उठाया है और वन अधिकार कानून का सवाल उठाया है। उनके अधिकार पत्र से में यह जो बात आई है, इसको इस ढंग से समझने की जरूरत है कि जो आदिवासियों के मन मिजाज और आबो हवा की जो बात, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सांस्कृतिक समझ दिखाते हुए अपने अधिकार पत्र में शामिल किया। दरअसल चुनाव में आदिवासी मन मिजाज को बनाने में इन्हीं मुद्दों की भूमिका है। और हेमंत सोरेन, अगर आज आपको इतने बड़े नेता दिख रहे हैं, शिबू सोरेन के बाद आदिवासी इलाके में बहुत नेता हुए, बाबूलाल मरांडी हुए, अर्जुन मुंडा हुए, कई नेता हुए, लेकिन जो आज कदकाठी हेमंत सोरेन की बनी है, वो इसलिए बनी है क्योंकि वो झारखंडी अस्मिता और झारखंडी अस्तित्व के सवाल को, आदिवासी अस्मिता और आदिवासी अस्तित्व के सवाल को बेलाग और 2 टुक शब्दों में बयान करते हैं। यह ताकत न तो बाबूलाल मरांडी में थी, न है, और न ही अर्जुन मुंडा इस ढंग से सवाल उठाते रहे। और आदिवासियों को इस बात की जो आशंका है कि अगर भाजपा सत्ता में आएगी तो सरंडा हसदेव बन जाएगा, अडानी दरवाजे दरवाजे पर जमीन छीनने आ जाएगा। इस आशंका को भाजपा कैसे दूर करेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाजपा के सामने, जिसके कारण आज बहुत बड़ी गोलबंदी आदिवासी मूलवासियों के भीतर दिख रही है आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के लिए। एक बात और जोड़ करके फिर रांची जिले पर बढ़ेंगे आगे, वो ये जो भूमि अधिग्रहण कानून का आपने जिक्र किया, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल यूपीए सरकार ने एक बहुत स्ट्रिक्ट, मनमोहन सिंह की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून, जो भूमि के मालिक हैं उनकी पक्ष वाला कानून था, उनका पक्ष लेता था वो कानून। जब ये सरकार आई तो इसने उसे डाइल्यूट करने की बात कही, जो कर नहीं पाए ये लोग। तो इन्होंने क्या किया कि उसको राज्यों को अधिकार दे दिया कि वो अपना अधिकार, अपना कानून बना ले। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार थी उस समय, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, इन जगहों पर अपने कानून बनाए गए और उसके तहत जो भूमि अधिकार का मामला है उसे डाइल्यूट किया गया। चलिए अब रांची जिले पर आगे बढ़ते हैं। रांची जिले में 2 सीटों पर चुनाव तो 20 तारीख को है। बाकी जो सीटें हैं, 5 सीटें, इन पर चुनाव 13 तारीख को है। तमाड़ में जो सामने दिख रहा है, विकास मुंडा झामो से उम्मीदवार हैं और भाजपा से राजा पीटर जदयू के उम्मीदवार हैं। जदयू 2 सीटों पर एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रही है, एक जमशेदपुर वेस्ट और दूसरा तमाड़। ये राजा पीटर वही राजा पीटर है जिन्होंने शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हरा दिया था। फिर दूसरी सीट है रांची, जहां से महुआ माझी, जो झामो की राज्यसभा सदस्य हैं और जानी मानी साहित्यकार हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने 5 बार के सीपी सिंह या 4 बार के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, प्रेम जी शायद जानकारी हो या फैसल जी को पूरी जानकारी होगी, सीपी सिंह कितनी बार से चुनाव जीते हैं। ये 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, 6ठी बार। 5 बार से वो चुनाव जीतते चले आए हैं और वो 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार
महुआ माझी ने उनको नाकों चने चबवा दिए थे और वो बहुत कम वोटों से आखिरी के कुछ वो होते हैं मतदान के मतगणना के जो चरण होते हैं, तो आखिरी चरणों में वो जीत पाए थे। हटिया में अजय नाथ शाहदेव कांग्रेस से हैं, नवीन जायसवाल सिटिंग विधायक हैं, सीपी सिंह भी सिटिंग विधायक हैं, और कांके से सुरेश कुमार बैठा कांग्रेस से हैं, और डॉक्टर जीतू चरण राम भाजपा से हैं। यहाँ भाजपा ने अपना टिकट बदला है। जीतू चरण राम पहले विधायक रह चुके हैं भाजपा से, लेकिन इस बार वहां से समरीलाल विधायक थे, जिनके कास्ट सर्टिफिकेट पे सवाल उठ गया था और मामला कोर्ट चला गया था। उनकी बदकिस्मती कहिए, उनको टिकट इसलिए नहीं मिला, और जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन था उसी दिन उनके कास्ट सर्टिफिकेट पे जितने संशय के बादल थे, कोर्ट ने उनको साफ कर दिया और उनके कास्ट सर्टिफिकेट को सही करार दिया। तो ये कांके का है। मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस से हैं और सन्नी टोपो भाजपा से हैं, भाजपा प्लस। और शिल्पी नेहा तिर्की बंधु तिर्की की बेटी हैं। दरअसल 2019 के चुनाव में बंधु तिर्की झाविमो के टिकट पर यहां से जीते थे और उनको एक मामले में सजा हुई, जिसकी वजह से उनकी सदस्यता चली गई। वो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उनको उनकी बेटी हैं शिल्पी नेहा तिर्की, तो ये वहां से दोबारा उपचुनाव में यही जीती थी और ये दोबारा वहां चुनाव लड़ रही है। प्रेम जी आपके पास आएंगे। जी देखिए, रांची की जो सीटें हैं, आप लोग रांची में बैठे हैं तो ज्यादा बेहतर जानते हैं, पर मैं जो देखता हूं समझता हूं उसमें रांची की सीट टफ सीट है। शहर वाली सीट हमेशा से बीजेपी के इर्द गिर्द रही है और यहाँ महुआ माझी अच्छी टक्कर पिछले बार भी अभी भी दे रही हैं। और ये समझिए कि इसके अलावा तमाड़ जैसी सीट है, उसका जो उसका स्थानीयता है, जिस वजह से कभी राजा पीटर जीते थे, तो वो फैक्टर अब उनके पक्ष में नहीं है। इक्वली विकास मुंडा है और आदिवासी के बीच जो एक रहता है, ये आदिवासी वो आदिवासी, उस हिसाब से वो फिट कैंडिडेट हैं जेएमएम के लिए। तो ये भी तमाड़ की सीट भी एक अच्छी टक्कर वाली सीट है और जेएमएम के पक्ष में जा सकती है। इसके अलावा आप हटिया की सीट थोड़ा सा कांग्रेस को जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि हटिया में मिश्रित आबादी भी है और कांग्रेस के यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूंगा और फैसल जी को भी जोड़ूंगा। मुझे लगता है कि अजय नाथ शाहदेव के फेवर में ये चीज जाती है कि यहाँ से आजसू का विद्रोही उम्मीदवार खड़ा हो गया है और इस वजह से नवीन जायसवाल के लिए दिक्कत बढ़ गई है। और ये बात चर्चा में है हटिया में, रांची में, इस शहर में, कि अजय नाथ शाहदेव की सीट निकल सकती है। फैसल जी आपको क्या लगता है? प्रेम जी जैसा बोल रहे हैं कि अर्बन सीटों पर देखिए भाजपा की ताकत ज्यादा है, इसलिए हटिया, रांची और कांके, ये 3 सीट जो है, इसमें इंडिया गठबंधन की बहुत ज्यादा संभावना, बहुत चमत्कारिक, कुछ चमत्कार होगा तभी संभव है, नहीं तो वो भाजपा के लिए मेरे समझ से बहुत ही टफ होगा थोड़ा, लेकिन उसके पक्ष में होगा। मांडर और तमाड़ जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तमाड़ की सबसे बड़ी बात यह है कि विकास मुंडा उस रमेश सिंह मुंडा के पुत्र हैं जिनकी हत्या के आरोप में राजा पीटर लंबे समय तक एनआईए की जांच के घेरे में रहे हैं और जेल में भी रहे हैं, तो वो बड़ी दिलचस्प लड़ाई वहां हो रही है। और ये मांडर में शिल्पी नेहा तिर्की और सन्नी टोपो के बीच में टक्कर है। सन्नी टोपो अभी कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ही थे, मेरे ख्याल से साल भर पहले तक वो कांग्रेस में थे, साल भर पहले वो बीजेपी में आए हैं, तो वो लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की और विकास मुंडा का यहाँ पलड़ा भारी है और अन्य 3 सीटों पर लड़ाई 55-45 की है, वो बीजेपी के पक्ष में मुझे दिखाई दे रही। तो 3 सीटों पर लड़ाई 55-45 की है, ऐसा कहना है फैसल जी का। प्रेम जी आपको जोड़ना चाहेंगे या अगले जिले पे बढ़ें? कंप्लीट है, आप आगे बढ़ें, चूंकि रांची मेरे ख्याल से क्लियर तस्वीर है, 2 सीट इंडिया गठबंधन के लिए और 3 पर फाइट है। जी नेक्स्ट आते हैं गुमला जिले में।
सिसई और गुमला, इन पर फैसल जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। मुझे लगता है कि यहाँ भी इंडिया गठबंधन की ही जीत होनी चाहिए। पिछली बार जी। ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में थे। अरुण उरांव जरूर भाजपा से आए हैं, मैंने पहले वो कांग्रेस के ही एक बड़े नेता बंदी उरांव के बेटा हैं, इनकी पत्नी अभी भी कांग्रेस में है। ये बीजेपी में चले गए, आईपीएस रहे हैं पंजाब कैडर के। और दूसरी चीज है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में पिछली बार जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें सोई जो वहां का सीएम है उनके साथ मिलकर काफी प्रचार अभियान चलाया था। बावजूद इसके जिग्गा सुसन होरो वहां काफी मजबूती उनकी दिखाई दे रही है और भूषण तिर्की भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और इसमें एक चीज और है कि गुमला में जो क्या नाम है उनका, मिसिर भगत, या मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मिसिर कुजूर, वो विद्रोही उम्मीदवार पर के रूप में खड़े हैं। और वो एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं वहां पर। इसमें एक चीज हम राजेंद्र जी कहना चाहेंगे कि इस समय देखिए झारखंड जो है बहुत आर पार की लड़ाई की स्थिति में, और ये दोनों गठबंधनों के बीच में ही आर पार का टकराव है। इसमें कहीं कहीं ही बहुकोणीय मुकाबला या त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से 95% सीटों पर सीधी लड़ाई है। और ये सीधी लड़ाई में ही दोनों भाजपा प्लस और झामुमो प्लस को अपनी दावेदारी पेश करनी है। इसलिए ये बहुत सारे जो छोटे मोटे उम्मीदवार विद्रोही दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा पाएंगे बहुत जगह पर, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। 2-3 सीट 4 सीट ऐसा जरूर है जहां वो प्रभावी दिख रहे हैं, नहीं तो और कहीं वैसी स्थिति नहीं। जी प्रेम जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? जी मूल रूप से तो फैसल जी सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ सीट ऐसी है जहां पर कि जातीय फैक्टर की वजह से वो उम्मीदवार कुछ वोट, अगर 5,000 8,000 वोट भी ले रहा है तो वहां वो निर्णायक हो जा सकता है। ऐसी भी कुछ सीटें ही है, बहुत ज्यादा नहीं है पूरे प्रदेश में। तो आमने सामने की लड़ाई जो है, मिसिर कुजूर इसी तरह के नेता है। मैं उसमें एक चीज और बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता मैं कह रहा हूं, हिमंता बिस्वा शर्मा रात को 12 बजे उनके घर पहुंचे उनको मनाने के लिए। लेकिन अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है तो हिमंता बिस्वा शर्मा रात को 12 बजे पहुंचे, बाकी सारे नेता भी उनके यहाँ चक्कर लगाए। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरा कहना लड़ाई बहुत आर पार की हो गई, आमने सामने की हो गई है। ये पक्ष को मैं रख रहा हूं। देखिए उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के जो गैर आदिवासी इलाके हैं, वहां जो प्रेम जी बोल रहे हैं कि कुछ जाति समूहों के उम्मीदवार हैं, वो अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन आदिवासी इलाकों में सिर्फ आदिवासी कंसोलिडेशन की बात है, उसमें जाति कोई भूमिका मेरी समझ से निभाते हुए कोई नहीं दिख रही है। और झामुमो के साथ है कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, समुदाय के लोग हैं, जो दलित हैं, उनका कंसोलिडेशन जो है वो संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, सरना कोड के नाम पर और 32 के खतियान के नाम पर वो झामुमो के साथ दिखाई दे रहा है। जी जी, तो अब अगले जिले पे बढ़ते हैं प्रेम जी। बिल्कुल। अगले 2 जिले हमारे सामने स्क्रीन पर हैं। एक है लोहरदगा, जहां 2 सीटें हैं, बिशुनपुर, और दूसरा लोहरदगा। लोहरदगा से रामेश्वर उरांव जो मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। और दूसरी सीट पर ये चमरा लिंडा जो सिटिंग विधायक हैं झामुमो के, और इन्हीं दोनों को रिपीट किया गया है। चमरा लिंडा लोकसभा चुनाव के दौरान विद्रोही भूमिका में थे और ये निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे, लेकिन बाद में इन्होंने हेमंत सोरेन से अपना पैचअप कर लिया और इनको फिर से टिकट मिल गया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से बिशुनपुर से है समीर ओरांव राज्यसभा सांसद रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में मजबूत स्थिति रखने वाले नेताओं में माने जाते हैं। और लोहरदगा से विकास भारती के बहुत करीबी हैं, विकास भारती के खास आदमी हैं। मेरी मुलाकात भी इनसे विकास भारती में ही हुई थी फैसल जी। और जो नीरू शांति भगत हैं, ये कमल किशोर भगत पहले यहाँ आसू के नेता हुआ करते थे, जो विधायक भी थे, उनकी पत्नी हैं, तो ये वहां से चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों जगहों पर मैं लोहरदगा भी गया था, तो मैं चाहता हूं कि मैं
काफी लोहरदगा में काफी जगह बात की, अंदर गांव में घुस करके बात की, चाहे वो महुआ टोली हो या लोहरदगा के इलाके हो या लोहरदगा से पहले के गांव हो, ऐसे ढेर सारी जगहों पर मैंने बात की। वहां पर दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो मैया योजना हर जगह दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि धीरज साहू को लेकर, धीरज साहू एक बड़ा नाम है लोहरदगा के, जो कांग्रेस के नेता है, तो धीरज साहू को लेकर के लोगों की शिकायत है, तो वो एक नेगेटिव चीज कांग्रेस के खिलाफ जाती है। तीसरी बात जो कांग्रेस के खिलाफ जाती है वो रामेश्वर उरांव लोगों से मिलते जुलते नहीं है। एक कई जगह ऐसा हुआ कि वो कभी गए ही नहीं चुनाव जीतने के बाद, और चुनाव के समय भी नहीं गए थे, ऐसे इलाके भी मुझे देखने को मिले। और तीसरी बात जो पॉजिटिव जाती है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन की स्कीमें, और जो इश्यूज फैसल जी ने बताए हैं वो सारे इश्यूज, और पोलराइजेशन यहां भी दिखाई दिया। यहां भी पोलराइजेशन, वो जो जिस पोलराइजेशन की बात फैसल जी कह रहे हैं वो लोहरदगा में भी दिखाई दिया, और बहुत साफ दिखाई दिया कि जो लोहरदगा शहर में जो जनरल कास्ट के लोग हैं, वो उनका मानना है, कुछ लोगों ने साफ साफ कहा कि मुसलमान यहाँ पथराव करते हैं, उनको ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए। ये बात कई लोगों ने, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आदिवासी है, जो दलित है, जो मुस्लिम है, वो सीधे तौर पर बहुत सारी बातें नहीं करता है। शुरुआत वो करता है, जब मैंने बात की अकेले में भी, कोई सड़क पे मिल गया उससे बात की, तो उसने कहा बस फूल छाप फूल छाप फूल छाप। जब उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बना तब उसने कहा कि तीर कमान और पंजा, सब लोग उधर ही जा रहे हैं। तो ये तो लोहरदगा की स्थिति है। बिशुनपुर में गया नहीं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। फैसल जी को बुलाऊंगा मैं बिशुनपुर के लिए बात करने को। बिशुनपुर में तो चमड़ा लिंडा और समीर उरांव के बीच में टक्कर है। विकास भारती की एक बड़ी भूमिका वहां होगी, बावजूद चमड़ा लिंडा का पलड़ा भारी होना चाहिए, मेरी समझ से वहां। जी प्रेम कुमार जी, आप कुछ जोड़ेंगे लोहरदगा को लेकर के? देखिए, कांग्रेस ने जो कुछ सीटें चुनी कि जिसमें कि उनके चांसेस हैं और वहां ध्यान देना चाहिए, तो आप देखेंगे कि राहुल गांधी का भी जो दौरा लगा तो ये इस जगह लोहरदगा भी उसमें शामिल था। तो कांग्रेस ने तो अहमियत दी है, लेकिन वो लोकल फैक्टर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लोकल फैक्टर महत्वपूर्ण है, और यही वो कमजोर कड़ी बनती है जहां पर कि कहीं कहीं कांग्रेस को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर नेता जनता के बीच न जाए, कोई शिकायत बन जाए, तो स्थानीय फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक राजनीतिक लामबंदी का सवाल है वो तो स्पष्ट है। उस हिसाब से लोहरदगा उन क्षेत्रों में आता है, चाहे बिशुनपुर हो, लोहरदगा की अपनी खास सीट हो, ये दोनों सीटें वो हैं जो कि इंडिया गठबंधन के गढ़ हैं। यहाँ अगर बीजेपी जीतती है या आजसू जीतता है तो वो स्कोर करेगा, उसके लिए बड़ी बात होगी। जी इसमें देखिए एक चीज और है, लोहरदगा में एक चीज और देखी कि मैया योजना का जबरदस्त इम्पैक्ट था, जनरल कास्ट में भी, ओबीसी में भी, और एसटीज में तो था ही। लेकिन जनरल कास्ट की महिलाएं, मुझे कुछ महिलाएं मिली जिनसे हमने बात की, और कुछ ओबीसी महिलाएं मिली, खासतौर पे यादव, उन लोगों ने बहुत साफ कहा कि हमें बहुत मदद हेमंत सोरेन ने की। तो एक और इसके अलावा यहाँ भी मेल जो हैं, मेल मतदाता जनरल कास्ट के, उनकी आशंका है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज महिलाओं का हेमंत सोरेन की वजह से कांग्रेस को जा सकता है। तो ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा बिजली बिल माफ करने का भी मामला, और 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री करने का मामला भी लोगों ने, हर व्यक्ति ने रिकॉल किया कि इसका असर पड़ेगा। हमने अपनी तरफ से उसका जिक्र नहीं किया, लोगों ने कहा कि ये चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्टर्स कांग्रेस से पक्ष में जाते हैं। लेकिन नीरू भगत भी कमजोर कैंडिडेट नहीं है, और आजसू के जो ये कमल किशोर भगत थे, वो ठीक ठाक मजबूत नेता वहां के लोहरदगा में, उनकी प्रेजेंस बहुत मजबूत थी कमल किशोर भगत की। तो आगे बढ़ते हैं गढ़वा जिले पर। गढ़वा जिले में 2 सीटें हैं, गढ़वा और भवनाथपुर। गढ़वा से झामुमो के एक कद्दावर नेता हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर, चाईबासा से बिलोंग करते हैं और मंत्री हैं, और हेमंत सोरेन के बहुत विश्वसनीय लोगों में से हैं।
ये वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं और भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, जिनके सामने भाजपा से भानु प्रताप शाही हैं। मैं फिर फैसल जी के पास आऊंगा। फैसल जी, इन 2 सीटों पर आपका क्या कहना है? इन दोनों सीटों के बारे में कुछ ज्यादा मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन जो भीड़ मैंने देखी है गढ़वा में, जिस दिन प्रधानमंत्री आए थे वहां, उस दिन कल्पना सोरेन की सभा में जिस ढंग से मिथिलेश ठाकुर के लिए भीड़ उमड़ी थी, अगर उस भीड़ को पैमाना माना जाए तो वहां जेएमएम की स्थिति मजबूत है मेरी समझ से। उस भीड़ के आधार पर बोल रहा हूं, और मैया योजना तो है ही। भवनाथपुर के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है, मैंने पता भी नहीं किया। जी प्रेम जी। जी, गढ़वा में देखिए, बीजेपी और जेएमएम के बीच में, या दोनों गठबंधन के बीच में, एक तरह से आप कह सकते हैं कि कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि किसके कौन स्कोरिंग करेगा, लेकिन भानु प्रताप शाही भी बड़े नेता हैं और उनकी पकड़ है भवनाथपुर में, और जेएमएम की तरफ से ये है। लोकल फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। जी नहीं, देखिए गढ़वा में जो है, मैं थोड़ा वो कहूंगा, गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर के लिए जेएमएम ने पूरा, हेमंत सोरेन उनके नॉमिनेशन में गए थे, कल्पना सोरेन वहां जैसा फैसल जी ने बताया वो कर चुके हैं, हेमंत सोरेन उसके बाद भी गढ़वा जा चुके हैं। गढ़वा में जो प्रधानमंत्री की सभा थी उसको मैंने बहुत बारीकी से उसे एनालाइज किया था। प्रधानमंत्री की सभा मुझे उतनी रेस्पॉन्सिव नहीं दिखाई दी जितनी रेस्पॉन्सिव हेमंत सोरेन की सभाएं होती हैं या कल्पना सोरेन की। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा के लोग, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहने वाले लोगों में रहे हैं। वो नक्शड़े मंत्री माने जाते हैं लेकिन अपने क्षेत्र में नहीं है। ये एक उनकी खासियत है। तो मेरे पास जो सूचना है, जो मैं गया नहीं वहां, लेकिन जो लोगों से बात होती है उसमें लोग मान करके चलते हैं कि मिथिलेश कुमार ठाकुर का अपर हैंड गढ़वा में आज की तारीख में है। परसों क्या होगा, लोग वोट कहाँ डालेंगे, वो अलग बात है। भवनाथपुर के बारे में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं। यहाँ भी जो पर बात की जाए, जी नहीं, इसमें भी भवनाथपुर के बारे में बता दें, भानु प्रताप शाही एक मजबूत कैंडिडेट वहां पर हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और ये माना जा सकता है कि ये सीट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फेवर वाली सीट लग रही है। उसका अपर यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से एक ताहिर अंसारी भी चुनाव लड़ रहे हैं बसपा की ओर से, और वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट वहां पर हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। तो ये हुआ गढ़वा का मामला। अब आगे बढ़ते हैं पलामू। पलामू में 5 सीटें हैं और यहाँ पर पांकी में लाल सूरज जो मधु सिंह के बेटे हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, और कुशवाहा शशि भूषण मेहता सिटिंग विधायक हैं यहाँ से भाजपा के, जिनको टिकट मिला है। डाल्टनगंज से केएन त्रिपाठी हैं जो कांग्रेस के हैं, और सामने आलोक चौरसिया है। यहाँ एक तीसरा उम्मीदवार भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दिलीप सिंह नामधारी। और दिलीप सिंह जो हैं वो, दिलीप सिंह, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, दिलीप सिंह नामधारी ही नाम है ना? दिलीप सिंह नामधारी, हाँ, इंदर सिंह का बेटा है। हाँ, इंदर सिंह का बेटा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दिलीप सिंह नामधारी भारी पड़ सकते हैं इन दोनों प्रत्याशियों। ये भी, इस तरह की बात भी मुझे सुनने को आई है। और इंदर सिंह नामधारी एक बहुत नाम, उनका अलग से नाम है और अच्छे उसमें नाम है उनका। वो निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं डाल्टनगंज से, भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं, चतरा से निर्दलीय सांसद भी रह चुके हैं इंदर सिंह नामधारी। और विश्रामपुर और छतरपुर जो है, 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन के 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आरजेडी और कांग्रेस। यहाँ से विश्रामपुर से सुधीर कुमार कांग्रेस से हैं, रामचंद्र चंद्रवंशी भाजपा से हैं, और छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर जो अभी ठीक जब ये टिकट घोषित हुए हैं उससे 2 दिन पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। पहले कांग्रेस में रह चुके हैं लेकिन हर पार्टी का चक्कर लगाते हुए राधा कृष्ण किशोर फिर कांग्रेस में आए हैं।
और इनके सामने है पुष्पा देवी। और हुसैनाबाद दरअसल बड़ी चर्चित सीट है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने हुसैनाबाद को एक नैरेटिव के तौर पर खड़ा करने की कोशिश की थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। उन्होंने हुसैनाबाद जाकर के ये बयान दिया था कि इस देश में हुसैन के नाम पर कस्बे शहर क्यों हैं, नहीं होने चाहिए, और अगर उनकी सरकार आती है तो नाम बदल के रामकृष्ण के नाम पर रखेंगे। लेकिन ये चीज चली नहीं। इसको उन्होंने जमशेदपुर में भी ये बात कही, उन्होंने संथाल में भी ये बात कही, दूसरी जगहों पे बात कही, लेकिन ये बात कोई सिरा पकड़ ही नहीं पाई। हालांकि और दूसरे नेताओं ने भी ये बात अमित शाह ने भी कही, लेकिन इसका कोई जमीन पर इम्पैक्ट नहीं हुआ। इसलिए हुसैनाबाद थोड़ा, और हुसैनाबाद में एक एंगल और है, कमलेश कुमार सिंह जो भाजपा में हैं, ये पिछली बार एनसीपी से चुनाव जीते थे, फिर ये अजित पवार के साथ गए और अब इन्होंने भाजपा ज्वाइन करके भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ संजय कुमार सिंह यादव हैं जो राजद से हैं, और एक और कैंडिडेट है जिनकी प्रचार के लिए मायावती कल आई थी, वो है कुशवाहा पूजन मेहता, वो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इस सीट की एक खास, मतलब दो तीन चीजें, एक तो मायावती कल प्रचार के लिए आई थी, मायावती और किसी सीट पर प्रचार के लिए कहीं नहीं गई। तो और दूसरी बात यह कि हुसैनाबाद को नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने की, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री चौहान जैसे लोग शामिल। जी प्रेम जी। जी, पलामू के बारे में आपने पर्याप्त जानकारी दी है। देखिए, डाल्टनगंज में इंदर सिंह नामधारी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये जरूर है कि इंदर सिंह नामधारी अपने समय के बड़े नेता रहे, स्पीकर भी रहे, मंत्री भी रहे, सब कुछ है। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन बाइपोलर है, इसलिए उनको कितनी अहमियत मिलती है ये, और वो कितना प्रभाव कर पाते हैं, ये थोड़ा पहले से प्रेडिक्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए ये चिंता का विषय हो जाएगा अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये पूरे पलामू इलाके में अगर कांग्रेस के हिसाब से हम देखें तो कांग्रेस के लिए संभावना भी है, और ये इंडिया गठबंधन के लिए एक कमजोर कड़ी भी हो सकती है। पलामू का इलाका, यहाँ बीजेपी बहुत स्ट्रांगली चुनाव लड़ती है, लेकिन कांग्रेस के लिए उम्मीद की बात यह है कि जो जैसे बिहार में जो समीकरण काम करता है, वो समीकरण पलामू में भी काम करने लगता है। वो जाति का भी असर होता है, और आरजेडी भी इन सीटों पर चाह रही थी कि हमें और एक दो सीट इधर मिले, तो यहीं पर उनकी दावेदारी थी। तो ये कॉम्बिनेशन मिल करके कितना चुनाव लड़ पाते हैं, ओबीसी वोट्स को कितना जोड़ पाते हैं, बाकी वोट्स तो हैं ही, लेकिन ओबीसी वोट्स, दलित वोट्स को कितना चुनाव में जोड़ पाते हैं, ये एक बड़ा फैक्टर होगा। हमें लगता है कि पलामू इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ऐसी जगह है जहां पर कि उनको अगर 5 में 2 या 3 जीते तो बड़ी बात होगी। जी नहीं, आप सही कह रहे हैं। और एक हमारे दर्शक ने ये लिखा है कि डाल्टनगंज से दिलीप सिंह नामधारी और पांकी से लाल सूरज आगे दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे, लेकिन नामधारी के बारे में मैं बिल्कुल, दिलीप सिंह नामधारी को लेकर के मेरा भी मानना है कि वो कांटा का मुकाबला उन्होंने वहां दे रखा है। आलोक चौरसिया के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और केएन त्रिपाठी मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन दिलीप सिंह नामधारी भी वहां पर मजबूती के साथ खड़े हैं, और ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर दिलीप सिंह नामधारी, मेरे हिसाब से, प्रेम जी का कहना है कि वहां पर कांग्रेस मजबूत हो सकती है, मेरा मानना है कि दिलीप सिंह नामधारी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है और कोई भी बाजी मार सकता है। तो ये आया, और इसके बाद हम चलते हैं कोडरमा में। कोडरमा में एक सीट जो सुभाष प्रसाद यादव, झामुमो नहीं, झामुमो प्लस है, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, और भाजपा से डॉक्टर नीरा यादव, यहाँ से सांसद हैं अन्नपूर्णा देवी।
केंद्र में मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी पहले यहां से विधायक हुआ करती थी आरजेडी की। और यहां पर खास बात यह है कि सुभाष प्रसाद यादव की कन्वेंसिंग के लिए परसों कल लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव खराब सेहत के बावजूद कोडरमा पहुंचे, रात में वहीं रुके। वो आज वहां से निकले। लालू प्रसाद यादव के पहुंचने का मतलब है कि सुभाष प्रसाद यादव के लिए चीजें काफी कुछ बदल सकती हैं, नीरा यादव के लिए चुनौती बढ़ सकती है। एक बात तो मैं कोडरमा के लिए कहना चाहूंगा। प्रेम जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? अब बिल्कुल ये निर्णायक बात हो जाती है, जहां यादव वोटों का सवाल होता है वो किधर खिसकेगा। दोनों यादव उम्मीदवार हैं, तो लालू यादव जिनके पास खड़े होंगे तो यादव वोट जो निश्चित रूप से सॉफ्ट हो जाता है और आरजेडी की स्थिति मजबूत हो जाती है। लेकिन हाँ, बीजेपी के पास दूसरे वोट्स भी हैं, केवल यादव वोट्स नहीं है। और जेएमएम चूंकि आरजेडी अपने आप में अन्नपूर्णा जी के हट जाने के बाद में संगठनात्मक रूप से उतनी मजबूत है नहीं, लेकिन गठबंधन का प्रत्याशी होने के कारण, इसके अलावा लालू प्रसाद जी के जुड़ने के कारण ये सीट जो है ये में मतलब आरजेडी बचा सकती है, निकाल सकती है, ये हमें लगता है। जो अपनी पुरानी परंपरा है उसको, लेकिन इतना मतलब दो टूक बात फिर भी नहीं कही जा सकती कि निकाल ही लेगी। लेकिन हाँ, लालू प्रसाद ने आकर के वजन तो डाल ही दिया है। जी, हम अपने उन दर्शकों को जो बिहार और झारखंड से बाहर के हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि कोडरमा वो सीट है जो बिहार के नवादा जिले से जिसकी सीमाएं लगती हैं, और बिहार का एक बड़ा प्रभाव यहाँ रहता है। और एक जानकारी और कि जो लोग रेडियो सुनते रहते हैं, झुमरी तलैया लोग उधर ज्यादा लोग कहते हैं, वो दोनों गांव इसी जिले के गांव हैं, या आप कह लीजिए सटे हुए, कोडरमा से सटे हुए दोनों कस्बे हैं, झुमरी और तिलैया। जी फैसल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ठीक, प्रेम जी जो बोल रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो उत्तरी छोटा नागपुर का ये एरिया जो है, ये बिल्कुल अलग तरह का एरिया है। और यहाँ जो पूरा गठबंधन, यहाँ जो पूरा समीकरण है वो कोल्हान या रांची या लोहरदगा से अलग है। पलामू और इसके में बहुत समानता है, इसलिए यहाँ के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना संभव नहीं है मेरे लिए, और न ही, लेकिन हाँ लड़ाई जबरदस्त है, दोनों गठबंधनों में लड़ाई है और कोई भी कहीं भी बाजी मार सकता है, मेरी अपनी ये समझ है। जी, अब चलते हैं हजारीबाग पर। हजारीबाग में दरअसल दोनों चरणों में वहां चुनाव है। दोनों नहीं, एक ही चरण में है, वो तो रामगढ़ जिले की सीटें हैं दो। एक मांडू सीट है जिस पर 20 तारीख को चुनाव। मांडू, आज मैं गया था मांडू तक। खैर, यहाँ की 3 सीटों पर 13 तारीख को चुनाव है, परकट्ठा में, बरही में, हजारीबाग में। बरही में दरअसल एक खास बात जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, बरही में कांग्रेस के सिटिंग विधायक थे अकेला, और उनको टिकट नहीं मिला, तो वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में है। तो इतनी जानकारी के बाद मैं सीधे चलता हूं प्रेम जी के पास। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहेंगे हजारीबाग की इन 3 सीटों के बारे में? हजारीबाग की जब हम चर्चा करें तो एक बात हमें पूरे इंडिया गठबंधन में जो कमी दिखी थी गठबंधन होते समय, उस समय सीपीआई और सीपीएम के साथ में जो एक दूरी बना के रखी गई। सीपीआई का तो कहना था हमें 1 सीट दे दो तब भी हम मान जाएंगे, 1 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं हुई। तो इन जगहों पर मतलब नहीं, प्रभाव खत्म होने के बावजूद सीपीआई का प्रभाव है, और वो थोड़ा बहुत भी नुकसान करेंगे, उम्मीदवार तो दे करके बैठे हुए, तो वो नुकसान जो है इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा। तो लेकिन बाकी हजारीबाग में बीजेपी से ही मुकाबला होता आया है, पुराने जमाने से ही देखिए, चाहे कांग्रेस बीजेपी और इस तरीके से जेएमएम त्रिकोण बनाया करती थी। अब इंडिया गठबंधन में चूंकि कांग्रेस को टिकट दी गई है, तो कांग्रेस संगठनात्मक रूप में उतनी मजबूत नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो यहाँ बीजेपी को एज है हजारीबाग में। अगर वह सीपीआई जैसी पार्टियों को अपने साथ ले लेती तो ये फिर निश्चित रूप से कांग्रेस निकल सकती थी। लेकिन हमें बरही, हजारीबाग ऐसी सीटों पर हमें लगता है कि मुश्किल है कांग्रेस के लिए सीट निकालना।
जी फैसल जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, वही जो प्रेम जी बोल रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ। लड़ाई है, ऐसा है जैसे इसके बाद रामगढ़ की सीट है बड़का गांव, जहां पर अंबा प्रसाद कांग्रेस से सिटिंग विधायक हैं और उनके सामने रोशनलाल चौधरी, जो आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई हैं, आजसू में हुआ करते थे। लेकिन ये सीट चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास गई, इसलिए रोशनलाल चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अंबा प्रसाद साहू जो हैं वो वहाँ के जो एक बड़े नामी विधायक हैं, जिन पर कुछ आरोप लगे, जिन्हें सजा हुई, उस वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। उनकी बेटी हैं और एक बहुत ही एक्टिव विधायक के तौर पर, और आप कहें कि जो एक मॉडर्न किस्म के लोग होते हैं उस तौर पर भी अंबा प्रसाद को देखा जाता है। काफी दिलेर, काफी साहसी, काफी हिम्मती, और ये बड़का गांव है। इसके अलावा चतरा की 2 सीटें हैं, सिमरिया और चतरा। पहले बड़का गांव पे बात कर लेते हैं। फैसल जी, बड़का गांव पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हाँ, वो जयराम महतो की पार्टी का भी एक कैंडिडेट है और उसको कम करके नहीं आंकना चाहिए। वो जो वोट काटेगा उससे प्रभावित होगा कि अंबा प्रसाद कितने मार्जिन से जीतेंगी या हारेंगी। जी, वैसे प्रेम जी, आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अंबा प्रसाद मजबूत हैं, तेज तर्रार हैं बोलने में भी, और इसके अलावा पार्टी लीडरशिप को भी अपने लिए चुनाव प्रचार कराने के लिए वो कामयाब रही है। उनका संगठन जोर देके यहाँ चुनाव लड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी ने भी ये सोचा है कि ये सीट हमारी जीत सकने वाली सीट है, तो दमखम भी लगाया है। तो और दूसरी तरफ आप बीजेपी को आयातित उम्मीदवार देख रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें लगता है कि एज तो इधर कांग्रेस के पक्ष में होगा बड़का गांव में। मुझे लग रहा है यहाँ पर भाजपा के पक्ष में योगी जी भी गए, जो बटोगे कटोगे का नारा दे करके आए थे। जी, वो पोलराइजेशन होगा, लेकिन जेएमएम भी इस इलाके में ताकत रखता है, तो इस वजह से एक कंबाइंड उम्मीदवार होने का फायदा भी मिलेगा। और महतो वोट जो है इम्पोर्टेंट है, मगर क्या ये भी देखना होगा कि हर सीट पर तो महतो वोट इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब वो जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जहां पर बाइपोलर हो जा रहा है वहां पर एक अलग किस्म से पैटर्न दिखेगा, लेकिन जहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है कई सीटों पर, वो महतो जो है जयराम महतो, उनकी पार्टी असर डालेगी। ये पॉइंट तीनों वही है, यहाँ तो तीनों वही हैं। नहीं साहू जी, नहीं, उसमें अंबा प्रसाद साहू की स्थिति ज्यादा मजबूत है, क्योंकि रोशनलाल चौधरी और जेकेएलएफ वो क्या है, जयराम महतो की पार्टी का जो उम्मीदवार है, ये दोनों का वोट आधार एक ही जाति है, तो वहां वोट का बंटवारा उन्हीं दोनों में होना है। और अंबा प्रसाद के साथ जेएमएम के साथ साथ जो दूसरी अन्य जातियां भी हैं जेएमएम समर्थक, वो भी इधर अंबा प्रसाद के साथ जाएंगी, तो अंबा की स्थिति वहां ज्यादा मजबूत है। जी, अब इसके बाद चतरा की बात करते हैं। सिमरिया में होके आया हूं। सिमरिया में जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक थे, इस सीट भारतीय जनता पार्टी की है, सिटिंग विधायक थे, उनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी मुझे वहां देखने को मिली। वो टंडवा के रहने वाले हैं। टंडवा में जिस गली में वो रहते हैं, उस गली में भी लोगों का कहना था कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। खैर, वो टिकट बदल दिया गया और कुमार उज्ज्वल, जिनके पिताजी पहले विधायक रह चुके हैं वहीं से, उनको टिकट दिया गया। लेकिन इनको लोग वहां पर बाहरी उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, चूंकि ये वहां पर रहे नहीं। और मनोज चंद्रा झामुमो के जो हैं, इन्होंने पिछले 5 साल काम किया। जो मैं वहां फील कर पाया वो शेयर कर रहा हूं। इन्होंने वहां 5 साल काम किया है। इस जगह पर एक चीज और देखने को मिली कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, ओबीसी मोटे तौर पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का वोटर माना जाता है। 7-8 महिलाएं एक झुंड में बैठी हुई थी। टंडवा के बाहर एक जगह थी, मुझे नाम इस समय याद नहीं है, उस जहां के ये रहने वाले हैं, उस गली की बात करता हूं। तो 7-8 महिलाएं, यादव महिलाएं थी वो,
उन्होंने जब उनसे बात शुरू की तो उन्होंने, जैसे अमूमन देखने को मिलता, उन्होंने कहा कि बस कूल है, जो कुछ है मोदी जी ने बड़ा काम किया है। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, एक महिला ने कहा कि हेमंत ने पैसे 3 बार से मुझे 1000 रुपए मिले, और फिर उसके बाद पूरा जो वहां बातचीत थी, पूरा कन्वर्सेशन चेंज हो गया, और उससे ये लगा कि चीजें कहीं ना कहीं जमीन के भीतर अलग तरह से, इन स्कीमों की तरह से चल रही है, की वजह से चल रही है। फिर हम वहां की दलित बस्ती में गए, और दलित बस्ती में भी जो स्थिति, शुरू में बात करें तो लोग पता नहीं किस, कोई भय है, झिझक है, जो भी हो, कूल से शुरुआत होती है और खत्म होता है तीर कमान पर। ये लगभग हर जगह। लेकिन अपर कास्ट जो है, शहर का जो आदमी है, टंडवा कस्बे का जो आदमी है, वो सारे लोग कुमार उज्जवल की ही बात करते हैं, भले वो बाहरी है। इससे पहले विधायक ने कुछ नहीं किया, मनोज चंद्रा ने घर घर पानी पहुंचाया, ये सब याद करते हैं लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। ये बहुत साफ है कि भाई हमारी पार्टी तो वही है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी जो कम्युनिटीज है वो मनोज चंद्रा के साथ, और बहुत सारे नौजवानों का भी ये कहना था कि मनोज चंद्रा इस बार चुनाव जीत रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है उसको समझ पाना संभव नहीं होता है। लेकिन वहां एक व्यक्ति ने हमें, जो भारतीय जनता पार्टी का शायद था, उसने कहा कि हम इसलिए नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट कि जो विधायक थे, किशुन दास नाम है उनका, जो वहां से विधायक थे, किशुन दास ने एक मंदिर दिखाया कि ये मंदिर तोड़वा दिया, कहा हम नया बनवाएंगे, वहां महावीर भगवान की फोटो मूर्ति, उस पर कपड़ा लिपटा हुआ था। उन्होंने कहा ये खंडहर पड़ा हुआ है, तोड़वा तो दिया, इसके बाद कभी देखने नहीं है, और ना कुछ बनवाया है, इस वजह से हम उनको वोट नहीं देंगे। ये चीजें भी वहां देखने को मिली। जी प्रेम जी, आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल शहरी वोटर का जो नेचर है इन दिनों बना हुआ, वो बता रहे हैं। तो संभवतः आप शहर में ही गए हों, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरे इलाके में चुनाव है, जेएमएम वर्सेस बीजेपी, उम्मीदवार का फैक्टर भी काम करेगा। अगर उम्मीदवार हेलीकॉप्टर उम्मीदवार है, या कहीं दिखता नहीं है, या बाहरी है, तो वो असर करेगा। वो समर्पित कार्यकर्ता तो वैसे ही बोलेंगे, और वो बोलते हैं कि इधर के हो या उधर के हो। और जेएमएम के उम्मीदवार चूंकि उनकी छवि अच्छी है तो उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन हाँ, आरजेडी ने जो उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, ये एक चिंता का विषय रहेगा। पर चूंकि मेरी समझ से वहाँ आरजेडी का उम्मीदवार प्रेम जी नहीं है। प्रेम जी वहाँ आरजेडी का उम्मीदवार नहीं है। अच्छा। ये गलती से नाम लिखा हुआ है, ये गलती से नाम, ये नरेश प्रसाद सिंह जो है विश्रामपुर से खड़े हैं, यहाँ से नहीं है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है बीजेपी और जेएमएम में। जी, तो ये आमने सामने की लड़ाई है। आमने सामने की लड़ाई में जो लामबंदी पूरे प्रदेश में है, और जो नेचर थोड़ा सा फर्क दिखता है गैर आदिवासी सीटों पर, जहां आदिवासियों की संख्या कम है। दरअसल ये एससी सीट है, सिमरिया एससी सीट है। हाँ, सुरक्षित सीट है जी, एससी के लिए। तो वो नेचर है। यहाँ आप देखिए चतरा में जैसे लोजपा है, अब लोजपा को आप कम करके नहीं आंक सकते। अकेले वो लड़ने आती तो कोई नहीं पूछता, लेकिन बीजेपी के साथ है तो इसलिए वो महत्वपूर्ण है। मगर आरजेडी की रश्मि प्रकाश लड़ रही हैं, तो हमें लगता है ये सीटें जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है कि क्या होगा। थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि कौन जीत कर ले जाएगा। नहीं, सिमरिया के बारे में मैं अपना गला फंसा रहा हूँ। यहाँ पर मनोज चंद्रा मुझे बढ़त लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ गया हूँ और खासा टाइम हमने यहाँ बिताया है। फैसल जी, आप क्या कहेंगे चतरा और सिमरिया? देखिए, मैं एक लाइन बोलकर आपसे विदा भी लूंगा। वो है कि आमने सामने की जहां भी लड़ाई है, वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में होगी, और इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की कोई संभावना, या जो लोजपा की संभावना, मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है। तो सिंपल सी बात है, इस बार झारखंड में लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है, आर पार की लड़ाई है, झारखंडी मुद्दों की लड़ाई है, आदिवासियों, दलितों और
अल्पसंख्यकों की एकजुटता की लड़ाई है, जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और जो इसके पक्ष में खड़ा है वो चुनाव जीतने जा रहा है। वो उसमें उम्मीदवार जैसा कि प्रेम जी ने कहा कहीं कहीं भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं। पार्टियों की भूमिका ज्यादा है गठबंधनों की। जी और मुझे अब आप इजाजत दें थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फैसल जी। जी प्रेम जी। बस आखिरी की लातेहार की सीटें बची हैं 2। हाँ, लातेहार की सीटें बची हैं जी। सिमडेगा और लातेहार ये आखिरी 2 सिमडेगा में भूषण बाड़ा कांग्रेस से हैं और श्रद्धानंद मिश्रा भाजपा से हैं। भूषण बाड़ा सिटिंग विधायक है। कुलेबिरा से नमन विक्सल कोंगारी कांग्रेस से हैं, क्रिश्चियन है ये, और सुजान जोजो जो बीजेपी से हैं। अब मैं चूंकि कल यहाँ पर था कोलेबिरा और सिमडेगा, तो कोलेबिरा में दरअसल जो बाकी जगह पर चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर भी आदिवासी बहुल सीट है, ये सुरक्षित सीट है, और इस सीट पर कांग्रेस वहां मजबूत दिखाई दे रही है, इसी वजह से कि सीधा सीधा पोलराइजेशन है। और यहाँ पर झामुओं की जगह लोगों ने कांग्रेस का नाम लिया, नहीं तो जैसे लोहरदगा थी वहां कांग्रेस की जगह लोग झामुओं का नाम ले रहे थे कि हेमंत की वजह से, लेकिन यहाँ राहुल गांधी का नाम निकल के आया कि राहुल गांधी कांग्रेस। हमने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए यहाँ से जेएमएम होता तो क्या होता, तो उन्होंने कहा अगर जेएमएम कांग्रेस के साथ होती तो हमारा सारा वोट जेएमएम को जाता। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, खासतौर पे जनरल कास्ट के लोग और कुछ ओबीसी कास्ट के लोग, उनका ये कहना है कि जो दूर दराज जंगलों में और गांवों में जो क्रिश्चियन आदिवासी हैं, जो आदिवासी हैं, वो सब चर्च से, मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ इस बात को, उन्होंने कहा कि वो सारे लोग चर्च से जो वहाँ कहा जाता है उसे मान लेते हैं। हमारी जातियों में ऐसी दिक्कत है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। और ये बात इसको लेकर के कह रहे थे कि जो मैया योजना है, मैया योजना में वोटों का बिखराव हो सकता है, ये अपर कास्ट के लोग वहां कह रहे थे। और वोटों का बिखराव इस तरह से, कुछ महिलाएं जो गरीब अपर कास्ट परिवारों की हैं वो हेमंत सोरेन को वोट दे सकती हैं, इस बात की आशंका सबने जताई। हम एक गांव में भी इसके कोलेबिरा के पास आगे बढ़ के, देखिए नाम मैं भूल जाता हूं, दरअसल उस गांव में गया था, रात हो रही थी, अंधेरा था, वहां कई नौजवानों से बात हुई, कई लड़कियों से बात हुई जो अभी पहली बार वोटर है, या कुछ पुराने लोगों से भी बात हुई जो अधेड़ उम्र के लोग थे। नौजवानों का बहुत साफ ये कहना था कि यहाँ पर मामला तो रोजगार का है, हमारा रोजगार का सवाल है, लेकिन कांग्रेस के अलावा किसी ने हमारे लिए काम नहीं किया है, और आजादी से अब तक कांग्रेस ये काम करती रही है, हमारे लिए उसी ने काम किया है, इसलिए हम कांग्रेस को वोट देंगे। और कहीं ना कहीं एक बात और निकल के आ रही थी, सीधे तौर पर किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब लंबी आप बात करते हैं, आधा घंटा तक लोगों से बात करते हैं, तो जो सेंस निकल के आया वो सेंस ये निकल के आया कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें असुरक्षा का बोध कराती, और उससे बचने के लिए उनको सिर्फ कांग्रेस दिखती है कि कांग्रेस ही है जो हमें इस सुरक्षा दे सकती है। एक इशू ये बड़ा है जो लगभग अक्रॉस द वो दिखाई दिया, या तो झामुमो या कांग्रेस, ये बड़ा, और यही चीज कहीं कहीं अपर कास्ट जनरल कास्ट में दिखाई दी। जो जनरल कास्ट है उनका भी यही कहना है कि हमें जो सुरक्षा मिलती है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती है, इसलिए वो कुछ करे या ना करे, हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और यहीं से मैं सेंस करता हूं, जो मैं कह रहा था कि पोलराइजेशन, बहुत शार्प पोलराइजेशन है। जी प्रेम जी। जी देखिए, ये सिमडेगा और लातेहार में कांग्रेस निश्चित रूप से अपनी सीट, अच्छा आप जिले की बात कर रहे हैं। सिमडेगा, हाँ सिमडेगा में 2 सीटें, सिमडेगा और कोलेबिरा है, और उसके नीचे हम लातेहार में मनिका और लातेहार देख रहे हैं। तो इसमें जो ये 3 सीटें हैं
कांग्रेस इसको रिटेन करेगी, मुझे लगता है बचाएगी। और लातेहार के बारे में है कि लातेहार में भाई इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी की सीधे लड़ाई है, और लातेहार की भी सीटें हैं, इतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि लातेहार की सीट भी एससी है, सुरक्षित सीट है, और वहां भी लगभग वही कॉम्बिनेशन। हाँ, लातेहार जी एससी के लिए सुरक्षित सीट है जी। मनिका एसटी के लिए है, और बाकी दोनों भी एसटी के लिए। जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीटें हैं वहां पर कांग्रेस अपनी सीटें बचा ले जाएंगी, और एससी के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं उस पर फाइट होगी, जो कि पहले भी फाइट हुई थी, इस बार भी होगी, ये हमें लगता है। और ओवरऑल लोगों ने जी लातेहार में खास बात यह है कि वैद्यनाथ राम और प्रकाश राम इधर उधर पार्टी बदलते रहते हैं, कभी वो भाजपा से, कभी ये भाजपा से, कभी वो झामुमो से, कभी ये झामुमो से, इस टाइप का मामला चलता रहता है यहाँ पर। जी जी, तो ये इसलिए भी गठबंधन की लड़ाई होगी, इसलिए कहना भी मुश्किल होगा। लेकिन 43 सीटें जो हैं उसमें ये अभी करीब 26 सीटें इंडिया गठबंधन के पास हैं 43 में, और 2 सीटें बिखरी हुई हैं, 2 निर्दलीय और 1 एनसीपी और 1 किसी और के पास थी, यानी 4 जेडीयू के पास थी। जेडीयू अब जेडीयू में चले गए, वो जैसे सरयू राय के पास कोई सीट नहीं थी, जेडीयू के पास कोई सीट नहीं थी। अभी जेडीयू से लड़ रहे सरयू राय, जो हम कह सकते हैं अभी लड़ रहे हैं, और यही ध्यान दिलाना चाहते। तो ये 3-4 सीटें देख लीजिए, तो करीब बीजेपी के पास 13 सीटें अपनी थी या हैं। तो इसमें बीजेपी अगर कुछ सीटें 1-2 गेन करती दिख रही हैं तो लूज करती भी दिख रही हैं जी। और उसी तरीके से कोई बड़ा फर्क हमको आता नहीं दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन 26 से नीचे चले जाएगी, ऐसा नजर नहीं आता है, और वो स्टेटस बना रहेगा, ऐसा हमें लगता है। जी जी, नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। मैं दरअसल अगर मोटे तौर पर इन चुनावों को देखें, पहले चरण में जिन जगहों पर मैं चूंकि जमीन पर गया तो मैं कुछ इनसाइट शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि इस चुनाव में कोई उत्साह कहीं नहीं दिखाई दिया। कहीं भी आप जाइए, एक चुनावी माहौल होता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बात करते हैं, चर्चा करने में इंटरेस्ट लेते हैं, वो मिसिंग था। दूसरी बात जो हमने देखी कि मेरे ख्याल से उत्साह फैक्टर को 2 हिस्सों में बांटिए जी। 2 हिस्से में कि एक देखिए, आदिवासी वोटरों के बीच तो पूरा उत्साह दिखता है, और नॉन आदिवासी वोटर्स जो हैं वहां, वो भी शहरी वोटर, वहां उत्साह की कमी आपको दिखती है। तो ये वोट में भी दिखाई दी, मुझे तो आदिवासियों में भी उत्साह की कमी, वो चीजें हैं इशू जिनकी बात कर। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात है प्रेम जी, कि एक सरकार के खिलाफ, हेमंत सोरेन के खिलाफ कहीं कोई नाराजगी नहीं दिखाई दी। जैसे होता है, लोग कहें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों के अलावा जो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनका समुदाय जान करके कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होंगे, उसके अलावा किसी ने ये नहीं कहा कि बदलाव के लिए वोट पड़ने वाला है। इवन जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे थे वो भी। सर, इसी सिचुएशन को प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं जी। जब गुस्से का इजहार ना हो और जनता सरकार के खिलाफ ना हो, आम तौर पर किसी भी प्रदेश का चुनाव हो या देश का भी चुनाव हो, तो जब जनता हमेशा इनकम्बेंट को बनाए रखना चाहती है जब तक कि वो ब्लंडर ना करे, या जब तक कि कोई सामने से बड़ी उम्मीद पैदा करने वाली पार्टी या गठबंधन ना आ जाए। 2 फैक्टर में ही जनता अपना मन बदलती है। तो झारखंड में कोई उम्मीद पैदा करती हुई बीजेपी गठबंधन दिखी नहीं है, और वर्तमान जो इनकम्बेंट सरकार है उसके प्रति कोई गुस्सा नहीं है। ये दोनों कारण इस सरकार को बचाए रखने के लिए काफी हैं, और हमें लगता है कि पहले दौर का जो इलेक्शन है उसमें ये प्रवृत्तियां साफ तौर पर दिख रही हैं, और हमारे आकलन में भी 26 का फिगर इधर उधर होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो इंडिया दिख रहा है। जी, मैंने सब नोट किया जो आप लोगों ने एनालाइज किया, उसमें
26 से नीचे जाते हुए कहीं से नहीं दिख रहा है। 26 में प्लस हो सकता है, जो आकलन हम लोगों ने किया है उसके हिसाब से, लेकिन 26 से नीचे नहीं आ रहा है। एक तीसरा पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूंगा कि झारखंड विकास मोर्चा का वोट इंडिया गठबंधन के साथ ऐड हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही पिछले बार के चुनाव में आजसू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, वो अलग से चुनाव लड़ी। 52 सीटों पर चुनाव लड़ी थी आजसू, और आजसू के चलते कोल्हान में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें लूज करनी पड़ी थी। इस बार आजसू भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस फैक्टर को हमें बिल्कुल हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जेवीएम सीन से गायब है, और जेवीएम का जो वोटर है वो, मुझे लगता है, मेरा अपना असेसमेंट है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ है। एक और बात, इनोसेक्का की पार्टी, झारखंड पार्टी, जो कुछ सीटों पर, कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव, अच्छे वोट लेकर के आती थी, अब उसके प्रभाव का क्षरण हो गया है। और इनोसेक्का के बाद जैसे कोलेबिरा से उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसकी वो बात नहीं है जो इनोसेक्का में होती थी। इनोसेक्का के खड़े होने का मतलब कि इनोसेक्का चुनाव जीते, वो बात उनके बेटे के लिए नहीं। वहीं से ये पता चलता है कि झारखंड पार्टी जो अच्छे वोट कई क्षेत्रों में लेती थी, जिसका नुकसान झामुमो को होता था या कांग्रेस को होता था, जो भी वहां पर मेन कंटेंडर होते थे, तो वो इस बार मजबूत नहीं है, वो फैक्टर मजबूत नहीं है। उसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फैक्टर भी जोड़ सकते हैं, माले फैक्टर भी जोड़, उस तरह बहुत ज्यादा मुझे दिखाई नहीं दिया। इस पूरे जिसकी बात मैं, जिस इलाके की बात कर रहा हूँ, उधर ये कोल्हान की बात या पहले फेज में आप कह सकते हैं, क्योंकि उनका प्रभाव धनबाद, उनका प्रभाव उत्तरी छोटा नागपुर में दिखाई देगा, और वहीं पर खासतौर पे धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, बोकारो हो गया, ये जो जिले हैं, इनमें खासतौर पे उनका प्रभाव दिखाई देगा। तो हजारीबाग के भी हिस्से हैं जिनमें उनका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये कुल मिलाकर के, और कुछ आप प्रेम कुमार जी जोड़ना चाहेंगे? बस हमें लगता है हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि झारखंड राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं के लगभग बराबर है, और 32 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाता ज्यादा हैं। ऐसे में मैया योजना एक रोल प्ले कर सकती है, जो हेमंत सोरेन या इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकता है, क्योंकि हम जहां भी गए हर जगह इस बात की आशंका जताई गई कि महिलाएं हेमंत सोरेन के लिए, महिलाएं जब मैं बात कर रहा हूं तो आप ये मान के चले कि मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूं, उन समुदायों की बात कर रहा हूं जो समुदाय सामान्य रूप से इंडिया गठबंधन को वोट नहीं करते हैं, कमिटेड वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी। उन समुदायों के पुरुष मतदाताओं को यह आशंका है कि महिलाएं हेमंत सोरेन को वोट दे सकती हैं, कुछ संख्या हो सकती है। तो ये एक फैक्टर है जो इंडिया गठबंधन के फेवर में जाता है। इसके अलावा एक फैक्टर और है जिसकी कहीं कोई बात नहीं होती, वो है जिससे अपर कास्ट के लोग भी लाभान्वित हुए हैं, ठीक ठाक लाभान्वित, और अपर कास्ट के लोग ही ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। उसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में अधिकतर वो लोग हैं, वो है पेंशन स्कीम। और यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम में लोगों को जो पेंशन मिली है और उनको एरियर मिला है उसके हिसाब से, उससे कई लोगों का ये कहना है कि हमारा जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो हेमंत सोरेन ने अच्छा कर दिया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। तो इसलिए हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देते थे, एक बार हेमंत सोरेन को वोट दे देंगे। तो ये फैक्टर भी है, जितना भी कम वोट हो, लेकिन ये फैक्टर है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्रेम जी, तो बस आज इजाजत ली जाए अपने दर्शकों से। आपने बड़े लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे और अच्छी संख्या में जुड़े रहे, तो आप सबका बहुत बहुत आभार।